प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 में पाठ 1 से 4 तक मैंने आपको नोट बनवा दिया और पाठ 1 से लेकर 4 तक के आप नोट बना लिए। तो 1-2 हफ्ते में पाठ 1 से लेकर 4 तक आपको पहले दोहरा दिया जाए ताकि आप उसे पूरी तरीके से याद कर लें, तो फिर अगले चैप्टर पे हम लोग बढ़ा जाए। तो मैं पाठ 1 से लेकर पाठ 4 तक जो महत्वपूर्ण है, जितने भी सूत्र के डेरिएशन है, जितने भी सूत्र के निगमन, उसे मैं बताऊंगा और जो भी परिभाषा रहेगा आप उस परिभाषाओं को कॉपी के माध्यम से याद करते रहिएगा। तो भौतिक विज्ञान में पहले पाठ में महत्वपूर्ण है, सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहले आप लोग याद कर लेंगे आवेश के बारे में। आवेश का परिभाषा, आवेश दो होते हैं, धनात्मक व दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक, आवेश का परिभाषा आप याद कर लेंगे, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश का परिभाषा। तो आवेश का परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेश कहलाता है। यदि किसी तार में जब हम विद्युत धारा को प्रवेश कराते हैं तो उस चालक तार में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो सीधा परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक व ऋणात्मक। इसका परिभाषा आप देंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉनों की यदि वृद्धि है तो वह हमारा क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने से ऋणात्मक आवेश। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आप देख लें। जैसे मान लो यह हमारा पदार्थ है और आप छोटे क्लासों में पढ़े हैं कि कणाद ऋषि थे, उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे मान लो इसमें यदि हमारा धन चार्ज 3 है व ऋण चार्ज भी 3 है तो इसे हम कहेंगे सामान्य अवस्था में है। सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में भी कह सकते हैं, वह उदासीन भी कह सकते हैं या अनावेशित भी कह सकते हैं, अनावेशित। लेकिन इसी से यदि धन चार्ज की मात्रा हम बढ़ा दें, ऋण चार्ज की मात्रा कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गया, यानी माइनस की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा। और वहीं एक पदार्थ हम ले लें, इसमें धन आवेश की मात्राएं कम हो, ऋण आवेश की मात्राएं अधिक हो, तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। और जैसे मान लो कहते हो हमारी बैटरी चार्ज हो गई है तो चार्ज होने में प्रोटॉनों की संख्याएं अधिक हो जाती है। प्रोटॉनों को धन आवेश मानते हैं, वह इलेक्ट्रॉनों को ऋण आवेश मानते हैं। तो होता क्या है कि जब तुम्हारे मोबाइल की या अन्य जो बैटरी चार्ज होता है तो प्रोटॉनों की संख्याएं अधिक हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं। तो किसी पदार्थ में यदि धन आवेशों की संख्याएं अधिक हैं व ऋण आवेशों की संख्याएं कम है तो वह धनावेशित होगा। यदि किसी पदार्थ में ऋण आवेशों की संख्याएं अधिक हैं व धन आवेशों की संख्याएं यदि कम हैं तो वह पदार्थ हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋण आवेश होगा। अब हम लोग आवेश का परिभाषा, धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं।
यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह हमारा धनात्मक आवेश होगा। यदि किसी पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं यदि अधिक है तो वह हमारा क्या होगा कि ऋणात्मक होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, जैसे मान लो ये हमारा पहला आवेश है, यह हमारा दूसरा आवेश है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी अनुदिश रेखा माने सरल रेखा। तो जो वैज्ञानिक कूलाम है वह वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के बीच में कितना फोर्स लगता है, कितना बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, उसके लिए इन्होंने सूत्र बताया। तो यह जब भी इसके सूत्र में लिखेंगे तो स्थिर आवेश, क्योंकि जब भी आवेश स्थिर रहेगा तभी कूलाम का नियम काम करेगा। तो स्थिर आवेशों के बीच स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया पहला आवेश हमारा Q1 है व दूसरा आवेश हमारा Q2 है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना पहला आवेश Q1 है व दूसरा आवेश Q2 है व इसके बीच की दूरी यदि हम R ले लें तो पहले नियम से सूत्र बनेगा कि F प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। जब इसको अनुक्रमानुपाती में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो 1/R स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, और दोनों समीकरण को मिलाने पर समीकरण, या ऐसे लिखेंगे दोनों समीकरण को मिलाने पर, तो जब दोनों समीकरण को मिलाओगे तो F बल में बल मिलेगा, बल होगा अनुक्रमानुपाती पहला आवेश दूसरा आवेश बटे R स्क्वायर। इसके बीच में यदि हम बराबर का चिन्ह लगाएं तो K लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 होता है। ठीक, अब इसमें भी दो चीज है। यदि हम उन आवेशों को यदि निर्वात में रखें और उन आवेशों को हम निर्वात में न रख के किसी माध्यम में रखें तो यह हमारा सिंपल सूत्र है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे आप पढ़े होंगे। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं, इसमें जो मुख्य बात है उस चीज को हमको जानना है। इसमें एक मुख्य बात पहले नंबर में सवाल लगाने में काम आएगा। तो जो मुख्य बात हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे, इसका मान आप इसलिए याद करेंगे चूँकि जब न्यूमेरिकल सवाल लगेगा तो सवाल लगाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 का मान 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अभी इसके मात्रक का निगमन भी करके बताएंगे।
तो मुख्य बात में पहले नंबर में यह आप याद करेंगे, और दूसरे नंबर में पहले नंबर में आप यह याद कर लेंगे, और दूसरे नंबर में याद करोगे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मुख्य बात में पहले नंबर में आप याद करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मुख्य बात में यह दो आप याद करेंगे। इसको हम कहते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता। इन दोनों मानों को आप जरूर याद कर लेंगे। यदि केवल एप्सिलॉन नॉट न हो कि केवल एप्सिलॉन हो तो हम कहेंगे माध्यम में वैद्युतशीलता। माध्यम में वैद्युतशीलता, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि के एप्सिलॉन। इसको भी हम कहते हैं माध्यम में वैद्युतशीलता। तो मुख्य बात में पहले नंबर में आप इसे याद करेंगे, दूसरे नंबर में इसे, और तीसरे नंबर में इसे, ऐसे आप देख लेंगे। और इसी में कूलाम से संबंधित कुछ और मुख्य बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। तो कूलाम के नियम में एक मुख्य बात हमारा, जैसे मुख्य बात में पहले नंबर में आप जान गए, दूसरे नंबर में आप जान गए, तीसरे नंबर में जान गए। अब चौथे नंबर में मुख्य बात में यदि हम लिखें कि F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे आर स्क्वायर लिखें, तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 F पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश। अब देखो इसका गुणा इसमें कर दोगे तो पहला आवेश गुणे दूसरा, चूंकि इसका हमें मान निकालना है, तो होता क्या है कि तुम तिर्यक गुणा करके भी हल कर सकते हो। तो जब तिर्यक गुणा करोगे, इसको इधर लाओगे, इसको इधर, तो होगा क्या, अब इसका यदि हम मान निकालें तो जब मान निकालेंगे तो तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। ऐसे ये तिर्यक गुणा करोगे ना, तो तिर्यक जब गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 तिर्यक गुणा कर देना, तो F इंटू आर स्क्वायर ऊपर और Q1 Q2 नीचे। इसका मात्रक हमें जानना है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, यह दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर पे वर्ग होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से मुख्य बात में चौथे नंबर में। अब मुख्य बात में पांचवें नंबर में आप देखें, पांचवें और छठवें नंबर में यह सब मुख्य बातें हैं कूलाम के नियम से संबंधित। पांचवें नंबर में है कि ऐसे मान लो ये हमारा पहला आवेश है, यह हमारा दूसरा आवेश, एयर हो या निर्वात हो। ठीक, और छठवें नंबर में पहला आवेश, यह हमारा दूसरा आवेश, यदि यह किसी माध्यम में यदि हम इसे रखें, तो अब इसके लिए जो सूत्र बनता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे आर स्क्वायर।
और ये दोनों आवेशों को यदि हम माध्यम में रखते हैं तो इसके लिए सूत्र बनता है कि F बराबर 1/4 पाई के एप्साइलन इंटू पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्साइलन, के को हटा सकते हैं क्योंकि के का मान 1 होता है, तो एप्साइलन इंटू पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे आर स्क्वायर। तो यह 5वें और 6वें नंबर में मुख्य बातें हैं। अब 7वें नंबर में जो मुख्य बात है वह यह है कि इसको कूलाम के नियम को हमें सदिश रूप में व्यक्त करना है। यह 7वां IMP है, परीक्षा में आता है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है, सबसे पहले हम लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। चूंकि देखो कोई भी सूत्र हमारा तभी सत्य होता है जब वह वेक्टर फॉर्म को यानी वेक्टर को वह फॉलो करे। तो वैज्ञानिक कूलाम ने उस तरह सामान्य सूत्र अपना बनाया, आंकिक मान भी निकाला, लेकिन इस सूत्र को वेक्टर फॉर्म में निरूपित करने के लिए किया क्या कि ऐसे मान लो यदि हम बल पे वेक्टर लगाते हैं, यदि हम बल पे वेक्टर लगा दें लेकिन इस पक्ष में वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1/4 पाई एप्साइलन 0। जैसे देखो इधर वेक्टर फॉर्म में है और बल हमारा एक सदिश रूप है, तो यह वेक्टर फॉर्म में है लेकिन यह वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसलिए यह सूत्र गलत हो जाएगा। तो कूलाम ने अपने सूत्र को सत्य साबित करने के लिए इसे वेक्टर फॉर्म में निरूपित किया। तो वेक्टर फॉर्म में निरूपित करने के लिए किया क्या, ऐसे पहला आवेश लिखा, दूसरा आवेश बटे आर स्क्वायर, और यहाँ वेक्टर ऐसे यूनिट वेक्टर आर लगा दिया। यूनिट वेक्टर आर का मान 1 होता है और हम लोग कक्षा 11 में यूनिट वेक्टर आर का सूत्र पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर बटे आर लिखते हैं। तो वेक्टर आर बटे इस आर का परिमाण, यह सूत्र है। अब क्या करोगे, इसे वेक्टर फॉर्म में निरूपित करने के लिए जहाँ यूनिट वेक्टर आर है उसके जगह वेक्टर आर बटे आर रखोगे। वेक्टर F इक्वल 1/4 पाई एप्साइलन नॉट पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे आर स्क्वायर और गुणे यहाँ वेक्टर आर बटे लिख दोगे, आर लिख दोगे। अब हल जब करोगे F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट 0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे आर में आर का गुणा करोगे आर क्यूब, और यह वेक्टर फॉर्म में देखो इधर भी वेक्टर और इधर भी वेक्टर। अब इनका सूत्र क्या हो गया, सही हो गया। तो वैज्ञानिक कूलाम ने जो आवेश संबंधी जो सूत्र था, आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल का सूत्र था, उसे वेक्टर फॉर्म में निरूपित करने के लिए इन नियमों को लगाया। अब इसको चाहे तो ऐसे भी हम लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 और मॉड्यूल R क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, और वेक्टर R लिख सकते हो। तो यह हमारा जो कूलाम का नियम है, यह कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यदि इसका हम चित्र बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हो, इसका चित्र ऐसे कर सकते हो, x होगा, y होगा, z होगा। इसको मान लेना यह हमारा पहला आवेश, यह हमारा दूसरा आवेश,
R1 R2 और इसको इससे मिला देना है ऐसे। तो इसका हम ऐसे सूत्र भी बना सकते हैं और इस सूत्र को यहाँ लिख सकते हैं कि R, यह दूरी हमारी क्या है, R है। तो यह रहा इसका चित्र और यह कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। अगले वीडियो में मैं आपको निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति और एक वलय के का, जैसे हम एक आवेशित तार लें और उस आवेशित तार को हम मोड़कर एक रिंग बनाते हैं और उस रिंग में एक अल्पांश का अवयव आवेश काटते हैं और एक अल्पांश का जब आवेश अवयव काटते हैं तो उस आवेश के कारण कुछ बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा बताऊंगा और सारे सूत्रों का निगमन इस वीडियो में रहेगा। और अगला जब वीडियो हम तीसरा बनाएंगे तो पहले पार्ट का न्यूमेरिकल सवाल रहेगा। तब तक आप इतना दोहराइए, इसमें से परीक्षा में जरूर 1-2 नंबर में आ जाएगा, जिसे आप जरूर इतना रट लीजिए।